आइए आज 2018 यूपी बोर्ड क्लास 12th का सेट नंबर 6 इंग्लिश का पेपर देखते हैं और इसको हल करते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, इसके पहले हम 5 सेट हल करा चुके हैं, ये 6वां सेट है। सभी वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। देखिए, द मिरेकल ऑफ लाइफ आवर्स इन कॉमन, ये कहाँ से आया है? आपको कम से कम इतना जानकारी होनी चाहिए कौन लिखा है। तो ए फेलो ट्रेवलर है और पार्ट का नाम है और इसके राइटर हैं A.G. गार्डनर। दूसरा ए हिज हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव हेरिटेज ऑफ इंडिया से आया है बाय A.L. बासम। उसके बाद कल्टीवेट वाला, ये आपको याद ही नहीं करना है, सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, ये काट दीजिए, इसको आगे बढ़ जाइए। अगले दूसरे के पहला क्वेश्चन भी काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है, दूसरा भी काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। केवल तीसरा है व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, राम मोहन राय ने किस चीज़ का एडवोकेट माने वकालत किया या समर्थन किया। क्लियर? तो ये समाज सुधार का समर्थन किए थे, एडवोकेटेड द सोशल रिफॉर्म। क्लियर? ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड, क्या भरा जाएगा? रिंग भरा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया ये। क्लियर? तो WRING वाला रहेगा, इतना ध्यान देना। रिंग एनी हर्ट मतलब हृदय को चेंज करना, परिवर्तित करना, द्रवित करना। वीडोज हैव लॉन्ग बीन सीज्ड, ये भी कई बार आया है। अगला सी वाला सिलेबस में नहीं है, वैसे टुगेदर होगा, लेकिन ये सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। अगला तो लास्ट में वेंट है, कई बार आया भी, आप रट ही गए होंगे। चौथा तो सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। पाँचवा जो है, पहला है वाई डिड एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज, ज्योतिषी अपना गांव का क्यों छोड़ा। व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द चाइल्ड इन द फेयर बिफोर ही वाज लॉस्ट, मेले में खोने से पहले बच्चे को क्या चीज़ें आकर्षित की थी। तो दोनों आपको पढ़ाया गया, वीडियो भी अपलोड है, शार्ट हिस्टोरिक नाम से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तीसरा वाला सिलेबस में नहीं, आगे बढ़ जाइए। हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट आर्ट, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यहाँ से आया है सर हेनरी वाटन, इसकी वीडियो भी अपलोड है, क्लास में भी लिखा गया। हिज स्टेट का भी यही हाल है, बताया गया है, वीडियो भी अपलोडेड है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा, और तीसरा वाला सिलेबस में नहीं है, इसको काट दीजिए। देखिए, 7वां है, पहला है सेंट्रल आइडिया एलिमेंट, आपके सिलेबस में, दूसरा सिलेबस में नहीं है, तीसरा सांग ऑफ फ्री सिलेबस में है। देखिए, उसके बाद अलंकार कोई एक लिखो तीनों में से, उसकी 2 परिभाषा और 2 एग्जाम्पल लिखो। ये सब आपको वीडियो में भी अपलोड है, पढ़ाया भी गया है। चलिए देखते हैं आगे। ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्रेवो योर नेम वाज एक्सीलेंट। क्लियर? तो इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। देखिए, इनडायरेक्ट इसका लिख लीजिए, ऑल द बॉयज क्राइड आउट, तो क्राइड आउट का क्राइड आउट ही रहने दो। उसके बाद ब्रेवो भी है ना, तो उसको आपको करना है एंड अपलाडेड, ब्रेवो के लिए एंड अपलाडेड कर दो, अपलाड बदला जाता है। क्लियर? सिर्फ अपलाडेड नहीं हो पाएगा, एंड करके जोड़ना पड़ेगा, मतलब चिल्लाए और खुशी। अपलाडेड माने तारीफ किए, आप जोड़ के कहोगे 2 बातें हैं ना, चिल्ला भी रहे हैं और अपलाड भी कर रहे हैं। अपलाड माने प्रशंसा करना, ताली बजा के कहना बहुत अच्छा, ये सब कुछ। क्लियर? एंड से जोड़ना पड़ेगा क्राइड आउट के नाते। क्लियर? ऑल द बॉयज क्राइड आउट एंड अपलाडेड, सभी लड़के चिल्लाए और अपलाडेड, और प्रशंसा करके कहे। अपलाडेड बाद लिखो दैट, क्राइड आउट एंड अपलाडेड, APPLAUDED, अपलाडेड दैट, दैट लगा दो अपलाडेड के बाद। अब देखिए, योर को आप बदल दो, क्या अपलाडेड बाद यहाँ सेइंग दैट लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपलाडेड बाद देखिए, अगर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे मी लिख दो, तब सेइंग दैट कहो, तब सही है। अपलाडेड मी सेइंग दैट, या तो इतना लिखो या डायरेक्ट ही बता दो दैट करके। क्लियर? चल जाएगा। तो अपलाडेड मी से एक ऑब्जेक्ट मान लो, योर है तो मी मान लो, फर्स्ट पर्सन की कमी है। अपलाडेड मी सेइंग दैट उतना लिखो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो अपलाडेड दैट। क्लियर? चल जाएगा। उसके बाद योर का आप क्या कर दो, माई। नेम वाज की जगह लिख दो हैड बीन। क्लियर? अब एक बात ये अभी ध्यान देना, नेम यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम अच्छा था या ऐसा नहीं, नाम की कोई तारीफ नहीं कहेगा, यहाँ गेम रहना चाहिए था। ओरिजिनल जो है, जो यहाँ शब्द आना चाहिए वो गेम है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है साल में, वहाँ मेरा गेम अच्छा था। क्लियर? गेम की तारीफ यहाँ किया गया है। क्लियर? चिल्ला कर कहे बहुत अच्छा खेले तो कहे ब्रेवो योर गेम वाज एक्सीलेंट। क्लियर? तो यहाँ नेम को आप गेम बना लो, फिलहाल गेम ही सही वर्ड है, टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी आप चाहे जो करो।
और माई गेम वाज जगह लिख देना हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद एक्सीलेंट लिख के फुल स्टॉप। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ऑल द बॉयज क्राइड आउट लिखोगे, एंड करके अपलाडेड लिखोगे, अपलाडेड बाद चाहे मी सेइंग लिख दो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दैट रहेगा, क्लियर, दैट लिखना जरूरी है। उसके बाद माई गेम हैड बीन एक्सीलेंट, क्लियर। आगे प्रिंसिपल सेड, तो सेड की जगह आस्क्ड कर दो, द प्रिंसिपल आस्क्ड। उसके बाद मी मान लो, सॉरी हाँ वॉइस में दिया ऑलरेडी तो मी मत मानो, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय, सेड को आस्क्ड करो, जब यहाँ आगे पढ़ोगे तो बॉय आ जाएगा, इसलिए बॉय सही कह रहा है तो बॉय आप लिखोगे, आप देखो आस्क्ड द लगा देना। बॉय से पहले भले दा नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्ट में दा लगेगा, कारण जब कोई चीज़ हम संबोधन नाउन को संबोधन में लिखते हैं तो उसके पहले दा नहीं लगाते हैं, संबोधन करता संबोधन के नाउन के पहले दा नहीं लगता है, आर्टिकल का रूल है। लेकिन जब उसको हम संबोधन नहीं करते हैं, मिला के बताते हैं, तो प्रिंसिपल ने लड़के से बताया, यानी कि हम जान रहे लड़के के बारे में, तो हम ऐसा कहेंगे तो दा लगा के बताएंगे, निश्चित आर्टिकल, क्लियर। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय, उसके बाद वाई लगेगा, फिर यू का बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, क्लियर। वाई ही वाज, स्टिल उसके बाद करोगे, वेटिंग हियर का देयर, हियर का क्या होगा देयर होगा। उसके बाद वेटिंग देयर, वाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर, THERE रहे, टी छोटे से रहेगा, वेटिंग के साथ जुड़ा हुआ। उसके बाद व्हेन से जोड़ दो आप, बॉय लिख ही लिए उधर, व्हेन से जोड़ दो आप, कामों में कुछ मत लगाओ। व्हेन ही हैड, आई का ही कर दो, हैव का हैड कर दो। व्हेन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड, फिर यू का हिम कर दो, टोल्ड हिम दैट, फिर आई एम का ही वाज कर दो, ही वाज सो बिजी दैट, फिर करो आई का फिर ही कर दो, कैन का कुड कर दो, कैन नाट का कुड नाट हो जाएगा, सी फिर यू का हिम हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, मिला लो। द प्रिंसिपल आस्क्ड द बॉय वाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर व्हेन ही हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट ही वाज सो बिजी दैट ही कुड नॉट, ध्यान देना कुड नॉट में सटा के नहीं लिखा जाए, केवल कैन नॉट में सटा के लिखा जाता है, कुड नॉट सी हिम दैट डे। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। पहला बात, ईट मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब संयमित ढंग से भोजन करो, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इसमें आपको करना क्या है, कंपाउंड सेंटेंस आर लगा के कर दो ना, संयमित ढंग से भोजन करो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अदरवाइज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आर या अदरवाइज दोनों चलेगा, अदरवाइज कर दो, बस कुछ नहीं करना, क्लियर। फुल स्टॉप की जगह अदरवाइज या आर कर दो, आर या अदरवाइज, OTHERWISE, नहीं तो या अन्यथा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यू छोटे से कर देना अदरवाइज पर। यू सेंट मी ए बॉय स्टरडे, तुम मेरे पास कल एक लड़का भेजे थे, आई एम इम्प्रेस्ड भी थी, मैं उससे प्रभावित हुआ, क्लियर। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आप ये कहोगे मैं उस लड़के से प्रभावित हुआ हूँ जिसको कल तुम मेरे पास भेजे थे, क्लियर। तो इसमें आप दूसरा वाक्य पहले लिखिए, आई एम इम्प्रेस्ड विथ, अब हिम हटा के इसके जगह लिख दो द बॉय, ए बॉय नहीं करोगे, द बॉय, क्योंकि उसकी लड़की अंग्रेजी, आई एम इम्प्रेस्ड विथ द बॉय, मैं उस लड़के से प्रभावित हुआ हूँ, ठीक है ना। विथ के बाद क्या लिखोगे, द बॉय। उसके बाद आपको करना क्या है, होम लिख देना है। उसके बाद यू सेंट मी स्टरडे, होम यू सेंट मी। इसके बाद यहाँ ए बॉय आप मत लिखना, स्टरडे केवल लिखना है, क्यों, क्योंकि वहाँ आप ए बॉय को द बॉय में लिख सकते, मैं उस लड़के से प्रभावित हुआ हूँ जिसको तुम कल मेरे पास भेजे थे, ऐसे इसकी हिंदी होगी। क्योंकि होम एक ऑब्जेक्ट है, तो सेंट के बाद मी के बाद जो ऑब्जेक्ट ए बॉय आया है वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस खुद है होम, हो जाएगा। फिर सुन लो, आई एम इम्प्रेस्ड विथ द बॉय
whom you sent me yesterday। क्लियर। चलिए आगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए आप। नन बट, नहीं सॉरी, नो वन, नन, नो वन का नन वन दे दिया है, तो या तो नन नो वन ही करता या तो नन ही करता। तो ये नो वन था, नन यन फालतू लिख दिया। नो वन कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, यहाँ नो वन आएगा या तो नन आएगा। क्लियर, वो टाइपिंग मिस्टेक है। मतलब कोई भी ऐसे आचरण को सहन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, व्यवहार को। तो यहाँ आपको इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो आप नो वन को हटा के या नन को हटा के आप हु लगा दीजिए, बस। आगे सब कुछ वैसे लिखते चले जाओ, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा दो। हु कैन पुट अप विथ सच कंडक्ट, ऐसे आचरण को कौन सहन कर सकता है? उत्तर आएगा कोई नहीं सहन कर सकता, नन। क्लियर, तो नन हटा दो या नो वन हटा दो, बस। क्लियर। अफर्मेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो अफर्मेटिव बनाया जाएगा, इसलिए इसकी जगह केवल हु लगा दो। नन, नो वन, एवरीबॉडी, एवरी बनाया था तो हु से हम बना देते हैं। अगला है टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, उसे तुरंत कमरा छोड़ने के लिए कहो। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? पैसिव वॉइस लेट्स बना दो। लेट हिम बी टोल्ड, लेट हिम बी टोल्ड, उसके बाद टू से जोड़ दो और कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस, उससे तुरंत कमरा छोड़ने के लिए, ठीक है, कहा जाना चाहिए या कह दो। क्लियर। लेट हिम बी टोल्ड, उससे तुरंत कहा जाना चाहिए टू लीव द रूम एट वंस। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। करेक्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। क्लियर, करेक्ट करना है। तो वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स इज ए ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर माने होता है ब्रिगेड नायक। ब्रिगेड किसे कहते हैं? टोली को कहते हैं, टोली का मुखिया। क्लियर, ब्रिगेड माने टोली या पलटन पूरा। क्लियर, दल। अब देखिए, वन ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सदस्यों में से एक जो है ब्रिगेडियर है, टोली का मुखिया है। तो देखिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। क्लियर, हिज फैमिली मेंबर्स नहीं, द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आना चाहिए। वन ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सदस्य में से एक। रहने दो, मेंबर्स में से यार सदस्य मत हटाओ, रहने दो। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सदस्यों में से एक, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमें ऑलवेज प्लूरल नाउन आता है ना, इसलिए मेंबर्स रहने दो, मेंबर में रहने दो। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के सदस्यों में से एक। क्लियर। ठीक ना। इज ए ब्रिगेडियर, इसको एक तरीके से आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, अगर ये तरीका आपको कम समझ में आया या भूल जाओ। एक दूसरा भी तरीका है, ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज ए ब्रिगेडियर, ये भी सही है। ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली माने उसके परिवार का एक सदस्य। आप समझ गए कि नहीं? सदस्य वन ऑफ रहेगा तो वन ऑफ बाद प्लूरल नाउन मेंबर्स रहेगा, तब ऑफ हिज फैमिली रहेगा, वो भी सही है। या ए मेंबर ऑफ, वन ऑफ को हटा के ए कर दो, ठीक है, मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तब भी चल जाएगा। उसके परिवार का एक सदस्य जो है ब्रिगेड नायक है, तो परिवार के सदस्यों में से एक कहो या परिवार के एक सदस्य है, दोनों तरीके से करेक्ट बात हो जाएंगे। क्लियर। तो ए मेंबर करोगे तो वन ऑफ ही हो जाएगी। आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस। क्लियर। तो अब यहाँ गलती क्या है? डिस्पोज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता ओ एफ, ना कि ओ डबल एफ। डिस्पोज ऑफ माने निपटारा करना, कक्षा 10 पढ़े थे आप, गदा गंगा में आया था। डिस्पोज ऑफ माने निपटाया जाए इन द मैनर इंडिकेटेड, मतलब बहा दिया जाए, छुटकारा पा जाए। तो ओ डबल एफ नहीं आता है, ओ एफ आता है। क्लियर। चलिए आगे, प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। मैं अपने घर से छुटकारा पा गया हूँ, इसका ये है। क्लियर, मतलब उसको बेच दिया गया, किसी को दे दिया गया। दे सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री, गलती क्या है? तो इसमें इन द शेड ऑफ द ट्री होगा, अंडर नहीं रहेगा। इन माने में होता है, शेड माने छाया। वे पेड़ की छाया में बैठे हैं, छाया के नीचे नहीं होगा। पेड़ के नीचे तो चलेगा, लेकिन छाया के नीचे नहीं कोई बैठता, छाया में बैठता है, इसलिए इन लगेगा। आप समझ गए कि नहीं? ठीक। जैसे कक्षा 10 में आप, मैं एक था रिऑर्डरिंग आता था, द बॉयज आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, बड़े बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं। क्लियर। तो अब शेड के पहले अंडर नहीं आता, इन आता है, इन शेड होता है, छाया में, इन द शेड।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, ठीक है, आइदर हुज चिल्ड्रेन माई सन हैव डैमेज्ड हिज दिस विंडो। ये क्या क्या उल्टा पुल्टा वाक्य लिख दिए हैं। आइदर हुज चिल्ड्रेन पढ़ने में ही अटपटा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ कहना चाहिए आइदर दो चिल्ड्रेन, या तो वे बच्चे, या तो वे बच्चे। क्लियर। हाँ, दोज देखिए दूसरे प्रकाशन के अनुसार में, राजू प्रकाशन में दोज ही दिया है, तो दोज ही आप कर लो, नहीं दिया है तो हुज नहीं रहना चाहिए। आइदर दो चिल्ड्रेन, या तो वे बच्चे, आर माई सन, या तो मेरे पुत्र ने। हाँ क्लियर। उसके बाद हैव डैमेज्ड दिस विंडो। क्लियर। तो ये मतलब वाक्य है, तो आपको इसको करना क्या कैसे पड़ेगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा। आइदर माई सन आर दो चिल्ड्रेन, ऐसे करना पड़ेगा, या तो मेरे पुत्र या तो वे बच्चे। क्लियर। सबसे पहले आपको आइदर के बाद माई सन लिखना पड़ेगा। देखिए बात ये है कि हुज का दोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात ये है, सुनो नियम सुनो। आइदर आर और नाइदर नार से जब दो कर्ता जुड़े रहते हैं, तो अगर एक बहुवचन आता है तो बहुवचन को हम बाद में लिखते हैं। ये ग्रामर का रूल है, बहुवचन को बाद में लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये एक्सीलेंट में रूल दिया गया। क्लियर। तो उस नियम के अनुसार माई सन जो एक वचन है उसको आप पहले लिखो, क्रम सही करना। आइदर माई सन पहले लिखना चाहिए, या तो मेरा पुत्र, आर दोज चिल्ड्रेन, या तो वे बच्चे। क्लियर। तो ये क्रम आपको सही कर देना है, इसको उठा के वहाँ कर देना है। क्लियर। तो हुज तो कोई शब्द नहीं है, हुज नहीं रहेगा, दोज रहेगा। क्लियर। तो वो ठीक है। और उसके बाद जो है अन्य प्रकाशन में दोज दिया भी है, टाइपिंग मिस्टेक है। आइदर माई सन आर दो चिल्ड्रेन, आगे हैव से लेके जोड़ते हो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। क्योंकि बाद में बहुवचन रहेगा तभी बहुवचन की वर्ब लग सकती है, और नियम भी है बहुवचन वाले को बाद में लिखने का। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ आई गेट ए परमिशन आई विल गेट हायर सैलरी। क्लियर। यदि मुझे अनुमति मिल जाएगी, सॉरी, इफ़ आई गेट प्रमोशन आई विल गेट हायर सैलरी। देखिए इफ़ आई गेट ए परमिशन, परमिशन के बाद ऑलवेज आपको कामा का प्रयोग करना पड़ेगा तो के लिए। यदि मुझे परमिशन हो गई तो मुझे, सॉरी प्रमोशन प्रमोशन हो गया, मेरा पदोन्नति हो गया, तो के लिए कामा लगा दो। और देखिए यहाँ आई के साथ सैल लगा दोगे तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और बिल भी गलत भी नहीं है, क्योंकि आप दृढ़ निश्चय करोगे तो बिल भी सही है, वो कोई मेन गलती नहीं है। मेन गलती आपका कामा है। क्लियर। कामा लगा दो, बिल का सैल भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कामा लगाना मेन गलती है। चलिए 5 टाइम्स 5, आर 25 नहीं रहे, इज रहेगा 5 गुणे 5, 5 टाइम्स 5 माने 25 होता है। कोई यूनिट को बता रहा है, 5 गुणे 5 मतलब 25, एक ही यूनिट को बता रहा है, इसलिए इज लगेगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इज मतलब एक वचन की ही वर्ब यूज की जाती है। 5 टाइम्स 5, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, या 2 + 2 = 4। क्लियर। चलिए आगे। अब आपका जो है हो गया सिंटैक्स। है आपका इडियम्स एंड फ्रेज। पहला है इल एट इज। इल एट इज माने क्या होता है, बेचैन या घबराया हुआ। क्लियर। याद करने की ट्रिक क्या होगी, इल माने क्या होता है, बीमार, और इज माने क्या होता है, इज माने आसानी से, इज से इजी बना। कोई चीज़ बहुत आसान आपको महसूस हो रहा है, तो आसान महसूस होने पर भी आप इल माने बेचैन, बीमार हो गए हो। आसान महसूस होने पर भी आप बीमार महसूस कर रहे हो, यानी कि आप क्या हो, बेचैन। क्लियर। बेचैन हो ना, मतलब सब कुछ आपको आसान लग रहा है लेकिन फिर भी आप बीमार सा मतलब महसूस कर रहे हो, यानी कि आप क्या हो, बेचैन हो या घबराए हुए हो। आप समझ गए ना। अब देखिए एट ए लॉस माने क्या होता है, निरुत्तर होना, निरुत्तर होना। तो एट ए लॉस, अब निरुत्तर होना का मतलब क्या, कोई उत्तर ना दे पाना। अब देखिए याद करने की ट्रिक क्या होगा, लॉस माने क्या होता है, हानि। अगर आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी तो आप भी कुछ काम करने के लिए सोच रहे होगे, तो कोई कहेगा चलो मेरा काम कर दो, इतना लगेगा, तो आपके पास पैसा ही नहीं है, सब हानि हो गई है, तो आप निरुत्तर हो जाओगे, कुछ भी कह नहीं पाओगे। भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम कुछ कह नहीं पाएंगे, हम इस समय निरुत्तर हैं। क्लियर।
तो हानि होने पर आप क्या हो जाते हो, निरुत्तर हो जाते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या बताएं, बड़ी हानि हो गई। क्लियर। अगला है टाल टाक। टाल टाक माने सेक ही बघारना, टाल माने लंबा, लंबी बातें कर रहा है, मतलब क्या कहते हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं, यानी सेक ही बघा रहे हैं। क्लियर। वो लोग फेंकते ज़्यादा हैं, लंबी बातें करते हैं, यानी वो सेक ही बघाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। ए स्नेक इन द ग्रास माने आस्तीन का सांप या हिडन एनिमी, गुप्त शत्रु। हाँ, आस्तीन का सांप भी मुहावरा है हिंदी में, उसे कहते हैं छिपा दुश्मन या गुप्त शत्रु। क्लियर। रुस्तम नहीं, छिपा दुश्मन, हिडन एनिमी अंग्रेजी होता है। मतलब कोई दुश्मन जो है गुप्त दुश्मन है, आप जान नहीं पा रहे हो कि यही हमारा शत्रु है, जबकि आपके साथ ही रह के आपके साथ घात कर रहा है। तो देखो याद करने की ट्रिक क्या होगी, मुहावरा आया कहाँ से। देखो, स्नेक माने सांप होता है, ग्रास माने घास होता है। अब जैसे होता क्या, कभी आप खेत में जाते हो तो घास में अगर कोई सांप छिपा है आपको काटने के लिए, आप जाएंगे तो आपको डंक मार देगा। क्लियर। और आप उसको देख नहीं पाते हैं, तो आपका क्या है, गुप्त दुश्मन है, गुप्त शत्रु है, क्योंकि वो आपको दिखा के नहीं आएगा काटने। क्लियर। वो छिपा रहता है, आप जैसे फुलवारी में गए फूल तोड़ने तो उसमें रहता नीचे घास उसमें है, या खेत में गए कहीं भी उसमें छिपा रहता है और आपको काट लेता है। इसी तरह से जो आदमी छिपे रहते हैं, दुश्मन रहते हैं, आप गुप्त रूप में आपके ऊपर अटैक कर देते हैं। आप समझ गए ना। तो घास में सांप जिस तरह से छिपा रहता है, गुप्त शत्रु रहता है, उसी तरह से कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं, आपके साथ रह के आपको धोखा दे देते हैं। ए मैन ऑफ पार्ट्स माने क्या होता है, गुणी व्यक्ति। गुणी व्यक्ति के मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हो, अच्छे अच्छे, बहुत जानकार हो, विद्वान हो, गुणी व्यक्ति हो। क्लियर। तो पार्ट्स मतलब गुणी व्यक्ति, याद कैसे होगा, मैन माने व्यक्ति, पार्ट्स माने क्या होता है, हिस्सा, भाग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई हिस्से को पढ़ लिया हो, मतलब पार्ट, किसी भी पार्ट में बात करोगे तो उसमें वो जानकार रहेगा, गुणी व्यक्ति रहेगा। क्लियर। चलिए देखते आगे। आप देखिए मैन आप पार्ट्स माने हिस्सा या भाग, तो मतलब एक ऐसा आदमी जो हर हिस्सा, कोई किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना हो वो उसका वो व्यक्ति रहेगा, मतलब वो उस चीज़ में वो क्या रहेगा, गुणी रहेगा, जानकार रहेगा। आप समझ गए ना, ऐसे याद करना। तो मतलब हर हिस्से का व्यक्ति, यानी कि वो गुणी व्यक्ति है। अब देखिए कैपिटल पनिशमेंट है अगला। कैपिटल पनिशमेंट माने मृत्युदंड। हाँ, मौत की सजा या मृत्युदंड। क्लियर। तो पनिशमेंट माने वैसे भी दंड होता है। क्लियर। तो कैपिटल माने क्या होता है, कैपिटल माने राजधानी भी होता है, पूंजी भी होता है अर्थशास्त्र की भाषा में। क्लियर। तो अब देखिए कोई आदमी किसी की पूंजी को जब्त कर लिया, बहुत सारा पैसा जो है किसी को मार के छीन लिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया, तो उसको मौत की सज़ा सुना दिया जाता है अक्सर। क्लियर। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो, कैपिटल यानी पूंजी को पूरा जब्त करने के नाते किसी को पनिशमेंट दे दिया गया, वो भी कैसा, मौत की सज़ा। चलिए देखते आगे। एंटानिम्स देख लेते हैं। इनफिडेलिटी माने क्या होता है, विश्वसनीयता, अविश्वसनीयता। फिडेलिटी माने क्या होता है, विश्वसनीयता। इनफिडेलिटी माने अविश्वसनीयता, अनफेथफुलनेस। क्या होगा, अनफेथ या FAITH फुलनेस। अनफेथफुलनेस माने अविश्वसनीयता। अच्छा सॉरी, एंटानिम्स पूछना था ना, हम सोचे सिरानिस है, सॉरी फॉर दैट। चलिए सिरानिस, आपका इसी बहाने तैयार हो गया, अनफेथफुल रहेगा। अब उसी में से अन हटा दो, फेथफुलनेस, इसका क्या हो जाएगा, एक एंटानिम्स हो गया और दूसरा एंटानिम्स इन हटा दो, काम हो जाएगा। सबसे सरल, इन हटा दो बस, फिडेलिटी हो जाएगा। आप समझ गए ना, इन हटा दोगे तो फिडेलिटी। इनफिडेलिटी माने अविश्वसनीयता, फिडेलिटी माने विश्वसनीयता, या फेथफुलनेस भी कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फेथफुल का एंटानिम्स अगर पूछा जाएगा तो अन लगेगा। क्लियर। तो इन इसमें हटा दो, बहुत आराम से आपका एंटानिम्स तैयार हो गया। इलिजिबल का क्या होता है, ठीक है, इलिजिबल माने होता है पठनीय, ठीक है ना। तो इसमें क्या लगा दोगे, अनएलिजिबल, अनएलिजिबल लगता है, अनएलिजिबल माने अपठनीय। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। काज माने कारण, तो जिसका कुछ कारण हो, ठीक है ना। तो कारण का उल्टा होता है प्रभाव, EFFECT। इफेक्ट कह दो या रिजल्ट भी कह सकते हो, RESULT।
क्लियर। कारण का प्रभाव, कारण या प्रभाव या परिणाम, क्लियर। कारण का परिणाम होता है या प्रभाव होता है, क्लियर। जैसे आप पढ़े हो कंपाउंड सेंटेंस, तो उसमें कारण बताने के लिए बिकॉज लगाते हो, अगर परिणाम निकलता है तो सो या देयरफॉर लगाते हो, तो उसको फार से भी बना सकते हो, फार जब रहता है तो कारण रहता है, क्लियर। वही वाक्य इधर का उधर हो जाता है। तो कारण या परिणाम एक दूसरे के अपोजिट हैं हिंदी में, इसलिए आप इसका प्रभाव भी कर सकते हो, परिणाम भी कर सकते हो काज का। तो रिजल्ट या इफेक्ट दोनों हो सकता है, फिलहाल रिजल्ट भी हो जाएगा। अब देखिए एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स देखिए। एग्रीएबल माने सुखद, तो प्लीजेंट कह दो, आपका से उसमें याद है जी गार्डनर वाले में, प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट माने सुखद, एग्रीएबल भी आया था उसमें, क्लियर, सुखद। अच्छा, सोलेस माने क्या होता है? सांत्वना, किस माने और सांत्वना? कांसोल, CONSOL, कांसोल माने भी सांत्वना देना, कांसोलेंसिस बना, कांसोल माने सांत्वना देना, या कांसोलेशन भी कह सकते हो, CONSOLATION, कांसोलेशन माने सांत्वना। तो कांसोल माने से ही कांसोलेशन बना है, कांसोल माने सांत्वना देना भी होता है, क्लियर। तो कांसोलेशन ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि कांसोल वर्ब हो जाएगा ना, कांसोलेशन माने सांत्वना, एकदम एग्जैक्ट नाउन हो जाएगा, CONSOLATION, कांसोलेशन माने सांत्वना। अब देखिए कन्वर्ट माने क्या होता है? बदलना, चेंज, कन्वर्टर लगाते हो लाइट बदलने के लिए बैटरी वगैरह में, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड इन अ मीटिंग, मतलब किसी बिजनेस का आइटम्स माने वस्तुएं कंसिडर जो समझा जाए एट मीटिंग में किसी बिजनेस पर कुछ चीज़ें समझा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एजेंडा, क्लियर। एजेंडा माने कार्यक्रम होता है बिजनेस के लिए, जो कोई कार्यक्रम, AGENDA। टीवी में देखते हैं आज का एजेंडा ऐसे आता है, सरकार का क्या एजेंडा है, क्या मतलब योजनाएं ला रहे हैं, हाँ प्रोग्राम इसका सिनोनिम्स होता है, क्लियर। तो यहाँ वन वर्ड में एजेंडा ही लिखना पड़ेगा आपको, सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि इसके लिए स्पेशल वर्ड जो बना है, आपको एक स्पेशल वर्ड बनाना है, बताना है, तो स्पेशल वर्ड एजेंडा ही है, ठीक ना। सिनोनिम्स में प्रोग्राम बिल्कुल चल जाएगा। अब देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कांट बी बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल एक्सीलेंट में आपको मिल जाएगा INCREDIBLE, लेकिन सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो अनबिलीवेबल लिख सकते हैं। इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, DIBLE रहेगा, BLEB फॉर बैट। एक्सीलेंट में दिया गया, आप देख सकते हो, INCREDIBLE, क्रेडिबल रहेगा, क्लियर। बिलीवेबल में भी तो लास्ट में BLE रहेगा, UNVELIEVABLE, क्लियर। इनक्रेडिबल ही स्टैंडर्ड वर्ड है इसका। अच्छा, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, पैट्रियाट कहते हैं, जिसको अपने देश से बड़ा प्रेम हो, पैट्रियाट, देशभक्त या देश प्रेमी। अच्छा, डिसेंट, डिसेंट माने अच्छा या शालीन, बहुत मर्यादित व्यवहार करे, जो उचित व्यवहार करे। तो डिसेंट का मतलब होता है, हाँ अच्छा हो गया ना। तो दूसरा वाला डिसेंट जो होगा, इसका मतलब असहमति होगा, असहमति। देखिए आपको एक डिसेंट और बता दे रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, कोई दूसरा कुछ। एक शब्द है DISCENT, इसके अलावा उस डिसेंट माने होता है ढलान, उसका अपोजिट होता है ASCENT, एसेंट। एंटोनिम्स भी जान लो क्योंकि वो भी आता है। एसेंट माने चढ़ाई। और देखिए ये डिसेंट, DECENT, इस डिसेंट माने अच्छा या शालीन, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, ये डिसेंट पर्सन, क्लियर। और डिसेंट ये जो देखिए DISSENT है, इस डिसेंट माने असहमति होता है। इसका अपोजिट होता है कॉन्सेंट, CONSENT, कॉन्सेंट, क्लियर। वो सेंट के पहले कॉन लगा के अपोजिट बना है, डिस लगा के, ठीक है। इसका सिनोनिम्स कॉन्सेंट होता है, क्लियर। एंटोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स, तो डिस का कान करके एंटोनिम्स हो जाता है, क्लियर। प्रीफिक्स बदलने से एंटोनिम्स का होता है। तो चलिए फिर आज इसके बाद चलिए हम इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देखिए ट्रांसलेशन है, आज हमारी जीवन शैली बहुत अव्यवस्थित हो गई है। इसकी अगर टुडे आवर लाइफ स्टाइल माने जीवन शैली हैज़ बिकम मच डिस्टर्ब, माने बहुत अव्यवस्थित हो गई है। मच माने बहुत होगा, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं बताया जाए तो मच लगेगा बहुत की अंग्रेजी, क्लियर।
मच डिस्टर्ब, DISTURBED। अच्छा, और आदतों में बहुत बदलाव आ गया है। एंड देयर हैज़ कम ए ग्रेट चेंज इन द हैबिट्स। एंड देयर हैज़ कम माने और आ गया है, ए ग्रेट चेंज माने बहुत बदलाव या बड़ा बदलाव, इन द हैबिट्स। इन द हैबिट्स का दो या इन आवर हैबिट्स भी कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा ने हमारा सुख, चैन और शांति छीन लिया है। तो चलो लिखो, द डिजायर, पहले इच्छा कौन छीन लिया, इच्छा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। द डिजायर टू अर्न मोर एंड मोर मनी, अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा का अंग्रेजी होगा द डिजायर टू अर्न मोर एंड मोर मनी। मोर एंड मोर माने अधिक से अधिक मनी, हो गया। उसके बाद ने हमारा सुख, चैन, शांति छीन लिया है। तो लिखो हैज़ टेकन, हैज़ टेकन, क्योंकि डिजायर ही मेन सब्जेक्ट है। क्लियर। हैज़ टेकन अवे, टेकन अवे माने होता है छीन लेना, टेक अवे होता है थर्ड फॉर्म। टेकन अवे अलग अलग रहेगा, फ्रेजल वर्ब है। टेकन अवे आवर हैप्पीनेस, क्या क्या छीना है उसको बताते जाओ। और हैप्पीनेस कामा, हैप्पीनेस माने सुख। कंफर्ट, चैन के अंग्रेजी लिखो COMFORT, कंफर्ट माने सुख या चैन। क्लियर। COMFORT, कंफर्ट एंड पीस, न या काम लिख लो, पीस माने शांति, CALM काम भी लिख सकते हो। क्लियर। PEACE, पीस माने शांति या काम भी लिख सकते, CALM। फ्राम अस, हमसे का अंग्रेजी लिख लो फ्राम अस, हो गया। अच्छा, बेहतर कल के सपनों को पूरा करने के चक्कर में हम अपने आज को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसकी अंग्रेजी लिखो टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर। बेहतर कल के सपनों को पूरा करने के चक्कर में, लिखो करने के चक्कर में मतलब करने के लिए। टू फुलफिल, FULFILL, टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर, द ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर लिख लिए। कामा वी आर, इग्नोर माने नज़रअंदाज करना, इग्नोरिंग कर सकते हो या ओवर लुकिंग भी कर सकते हो, उस माने भी नज़रअंदाज करना। वी आर इग्नोरिंग, IGNORING, या ओवर लुकिंग। क्लियर, दोनों माने नज़रअंदाज। आवर प्रेजेंट, आवर प्रेजेंट, अभी के साथ अपना कहें आवर प्रेजेंट माने वही वर्तमान। क्लियर। अब आज को मतलब अपने वर्तमान को। क्लियर। फुल स्टॉप कर दूँ। हमें अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो लिखो मिल पा रहा है, तो वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर अस, वी आर नॉट गेटिंग टाइम, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, फॉर अस माने अपने लिए या हमारे लिए। वी आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर अस। समय का ठीक से प्रबंधन ना कर पाना जीवन को अव्यवस्थित कर रहा है। इसलिए समय को ठीक से प्रबंधन ना कर पाना, लिखो तो द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टाइम, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट, इम्प्रॉपर माने अनुचित, अरेंजमेंट माने प्रबंधन, मतलब कि ठीक प्रकार से प्रबंधन ना कर पाना। क्लियर। द इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टाइम, समय का ठीक प्रकार से प्रबंधन ना कर पाना, यानी कि अनुचित प्रबंधन करना। क्लियर। उचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं ना समय का। हाँ, इज डिस्टर्बिंग, जीवन को अव्यवस्थित कर रहा है। इज डिस्टर्बिंग लाइफ, इज डिस्टर्बिंग द लाइफ, अरेंजमेंट ऑफ टाइम इज डिस्टर्बिंग द लाइफ, जीवन को अव्यवस्थित कर रहा है। एक सुंदर एवं सुखमय जीवन के लिए जरूरी है अच्छी सेहत। चलो लिखो गुड हेल्थ इज नेसेसरी, पहले लिखो अच्छी सेहत जरूरी है। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर ए ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट लाइफ, फॉर ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर एंड प्लीजेंट लाइफ माने सुखमय जीवन, फॉर ए ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट लाइफ, फुल स्टॉप है। हाँ, आज अधिकांश युवाओं के सोने और जागने का समय निश्चित ही नहीं है, ठीक ना। तो लिखो देयर इज नो डिफिनिट टाइम, कोई निश्चित समय नहीं है। देयर इज नो डिफिनिट टाइम फॉर द
फॉर द मैक्सिमम यूथ, यूथ माने युवा या यंग मैन भी कह सकते हो, मैक्सिमम यूथ, यूथ का दो या यंग मैन का दो। फॉर स्लीपिंग एंड वेकिंग, फॉर स्लीपिंग एंड वेकिंग माने सोने और जागने का, स्लीपिंग एंड वेकिंग, WAKING, वेक माने जागना होता ना, फॉर स्लीपिंग एंड वेकिंग, फुल स्टॉप करना। अगला है पूरी नींद ना लेने से हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, लिखो, ठीक है। तो वी बिकम द विक्टिम, विक्टिम माने शिकार, तो वी बिकम द विक्टिम, VICTIM, विक्टिम माने शिकार होता है या पीड़ित व्यक्ति होता है, VICTIM, विक्टिम ऑफ मेनी डिजीजेज, ठीक है, विक्टिम ऑफ मेनी डिजीजेज मतलब कई बीमारियों के शिकार, बीमारी का शिकार होना तो उसके अंग्रेजी विक्टिम होता है, हंट नहीं लिखा जाएगा, क्लियर। वी बिकम विक्टिम माने हम शिकार हो जाते हैं ऑफ मेनी डिजीजेज, DISEASES। अच्छा, जब तक हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या नियमित नहीं होगी, लिखो, अनलेस, अनलेस माने जब तक नहीं या यदि नहीं, अनलेस, ठीक है, जब तक हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या नियमित नहीं होगी, अनलेस, अनलेस के बाद लिखो वी मेक आवर लाइफ, अनलेस वी मेक आवर लाइफ एंड डेली रूटीन, दिनचर्या का होती है डेली रूटीन, डेली लिख लो, ROUTINE, रूटीन, ROUTINE, डेली रूटीन माने होती है दिनचर्या। जैसे आप कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे प्राइवेट जॉब के लिए या किसी भी, कहेंगे व्हाट्स योर डेली रूटीन, आपकी दिनचर्या क्या है, मतलब डेली आप क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में बताना पड़ेगा, क्लियर। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दिया है, डेली रूटीन कैसे बताएं, चैनल पर सर्च कर सकते हो, नेट, नो टेंशन। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे लें, ये सब वीडियो भी पढ़ाई है, टेंशन ना लो, जब ज़रूरत पड़ेगी देख लेना। अगला देखते हैं, हाँ, अधिकांश युवाओं की तो हो गया, हाँ, डेली रूटीन, जब तक हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या नियमित नहीं होगी, इसकी अंग्रेजी बोल दी है, फिर से लिख लो जो नहीं लिख पाए। अनलेस वी मेक आवर लाइफ एंड डेली रूटीन पंचुअल, नियमित नहीं होगी तो उसकी अंग्रेजी लिखो पंचुअल, PUNCTUAL, पंचुअल, पंचुअल से पंचुअलिटी बना, PUNCTUAL, पंचुअल माने नियमित, नियमित का मतलब समय निष्ठ के हिसाब से नियमित, नहीं तो वैसे रेगुलर भी लिख सकते हो आप, क्लियर। लेकिन पंचुअल मतलब एकदम नियमित, यानी समय से एकदम इस हिसाब से नियमित, पंचुअल कामा, हाँ, खुशी हमसे दूर हो जाएगी, लिखो हैप्पीनेस विल रिमेन अवे, दूर होना का मतलब चली जाना, खुशी चली जाएगी, तो हैप्पीनेस विल रिमेन अवे फ्रॉम अस, क्लियर। हैप्पीनेस विल रिमेन अवे, रिमेन अवे माने दूर हो जाना, दूर रहना, क्लियर, फ्रॉम अस, रिमेन अवे माने होता है दूर हो जाना, फ्रॉम अस माने हमसे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।